दुनिया की राजनीति में कई बार ऐसे विवाद सामने आते हैं जो पहली नजर में छोटे या तकनीकी लगते हैं, लेकिन उनके पीछे शक्ति, सुरक्षा और भविष्य की वैश्विक रणनीति छिपी होती है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच चल रहा मौजूदा तनाव भी ऐसा ही एक मामला है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने के बाद में इसे 25% तक बढ़ाने की धमकी दे डाली है, तो यह साफ हो गया है कि यह सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं है, ये आर्थिक दबाव के जरिए भू राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश है। इस विवाद ने नाटो, यूरोपियन यूनियन, आर्कटिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी को एक साथ जोड़ दिया है। ग्रीनलैंड भले ही दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप हो और वहां आबादी बहुत कम रहती हो, लेकिन उसकी रणनीतिक अहमियत बेहद अहम है। ये द्वीप आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का नया केंद्र बन सकता है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है और सैन्य निगरानी की अहमियत बढ़ रही है। इस वजह से अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजर इस क्षेत्र पर है। ग्रीनलैंड इस पूरे इलाके में अमेरिका के लिए एक प्राकृतिक सैन्य चौकी की तरह है। राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। वहां की अपनी संसद और सरकार है, जो आंतरिक मामलों में फैसले लेती है, लेकिन विदेश नीति और रक्षा जैसे अहम मुद्दों में डेनमार्क की भूमिका बनी रहती है। साल 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोगों को यह अधिकार मिला है कि वो भविष्य में जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता का फैसला कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेनमार्क की संसद की मंजूरी जरूरी होगी। यानी ग्रीनलैंड कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसे कोई देश जब चाहे खरीद ले या कब्जा कर ले। अमेरिका और ग्रीनलैंड का रिश्ता दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ है। उस समय डेनमार्क नाजी जर्मनी के कब्जे में था और अमेरिका को डर था कि जर्मनी ग्रीनलैंड का इस्तेमाल अमेरिका पर हमले के लिए कर सकता है। इसी कारण अमेरिका ने वहां सैन्य बेस बनाए। युद्ध के बाद भी कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड को सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया। आज भी वहां पर अमेरिका का पैसिफिक स्पेस बेस मौजूद है, जो मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग का काम करता है। हालांकि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने वहां से अपनी सैन्य मौजूदगी काफी कम कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में पहली बार खुले तौर पर ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा। उस समय इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजीब और अव्यावहारिक विचार माना गया। डेनमार्क ने इसे बेतुका बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया और ग्रीनलैंड के नेताओं ने भी साफ कह दिया कि यह द्वीप किसी बिक्री के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर सेल। लेकिन ट्रंप की सोच यहां खत्म नहीं हुई। उनके दूसरे कार्यकाल में यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा, इस बार सिर्फ प्रस्ताव के रूप में नहीं, बल्कि दबाव की रणनीति के तौर पर। ट्रंप का तर्क है कि चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस के पास आर्कटिक में पहले से ही कई सैन्य ठिकाने और चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर वहां निवेश बढ़ा रहा है। ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं किया तो यह इलाका अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए भी जरूरी बताया है, जो इजराइल के मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। सोच का कड़ा विरोध किया है। डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही जबरन लिया जा सकता है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों ने डेनमार्क के समर्थन में बयान दिए। उनका मानना यह है कि किसी भी नाटो सदस्य द्वारा दूसरे नाटो सदस्य पर दबाव या कब्जे की कोशिश पूरी संधि की भावना के खिलाफ है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, इसीलिए आपसी टकराव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहीं से ट्रंप ने टैरिफ का हथियार निकाला। उन्होंने इन 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से यह टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका दशकों से यूरोप को बिना किसी बड़े टैरिफ के व्यापार की सुविधा देता रहा है और अब कुछ लौटाने का समय आ गया है।
ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि ट्रंप टैरिफ को आर्थिक नीति नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव के रूप में देखते हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में निगरानी और सैन्य अभ्यास के लिए सीमित संख्या में सैनिक भेजने का फैसला लिया। इसे किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं बल्कि डेनमार्क के समर्थन और क्षेत्रीय स्थिरता का संकेत माना जा रहा है। ग्रीनलैंड के भीतर भी अमेरिका के खिलाफ माहौल है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 85% लोग अमेरिका कब्जे या खरीद के विचार का विरोध करते हैं। स्थानीय नेता बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड के लोग ही तय करेंगे। कनाडा जैसे नाटो सहयोगियों ने भी अमेरिका के रुख पर सवाल उठाए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का मालिकाना हक तय करना अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। वहीं अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। कुछ अमेरिकी सांसद जबरन कब्जे के खिलाफ कानून लाने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ रिपब्लिकन नेता ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के पक्ष में हैं। इसका मतलब यह है कि विवाद सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अमेरिकी घरेलू राजनीति का भी हिस्सा बन चुका है। हाल ही में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच हुई बातचीत के बाद एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी है। यह संकेत देता है कि फिलहाल बातचीत का रास्ता खुला है और मामला सीधे टकराव की ओर नहीं जा रहा। हालांकि डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने का विचार पूरी तरह अस्वीकार्य है। आर्कटिक में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर बातचीत की गुंजाइश जरूर छोड़ी गई है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर चल रहा यह विवाद इस बात का उदाहरण है कि कैसे आज की दुनिया में ताकतवर देश आर्थिक दबाव, सैन्य तर्क और सुरक्षा के नाम पर अपने हित साधने की कोशिश में है। ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी दिखाती है कि व्यापार को अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर यूरोप और ग्रीनलैंड का विरोध ये याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और जनता की इच्छा अभी भी मायने रखती है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि यह टकराव किसी समझौते में बदलता है या फिर वैश्विक राजनीति में एक नई खींचतान की शुरुआत साबित होता है। डेनमार्क ने इसे बेतुका बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया और ग्रीनलैंड के नेताओं ने भी साफ कह दिया कि यह द्वीप किसी बिक्री के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर सेल। लेकिन ट्रंप की सोच यहां खत्म नहीं हुई। उनके दूसरे कार्यकाल में यह मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा, इस बार सिर्फ प्रस्ताव के रूप में नहीं बल्कि दबाव की रणनीति के तौर पर। ट्रंप का तर्क है कि चीन और रूस आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। रूस के पास आर्कटिक में पहले से ही कई सैन्य ठिकाने और चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताकर वहां निवेश बढ़ा रहा है। ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं किया तो यह इलाका अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए भी जरूरी बताया है, जो इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। यूरोपीय देशों ने इस सोच का कड़ा विरोध किया है। डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही जबरन लिया जा सकता है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों ने डेनमार्क के समर्थन में बयान दिए। उनका मानना यह है कि किसी भी नाटो सदस्य द्वारा दूसरे नाटो सदस्य पर दबाव या कब्जे की कोशिश पूरी संधि की भावना के खिलाफ है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, इसीलिए आपसी टकराव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहीं से ट्रंप ने टैरिफ का हथियार निकाला। उन्होंने इन 8 यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से यह टैरिफ 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका दशकों से यूरोप को बिना किसी बड़े टैरिफ के व्यापार की सुविधा देता रहा है और अब कुछ लौटाने का समय आ गया है। यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि ट्रंप टैरिफ को आर्थिक नीति नहीं बल्कि कूटनीतिक दबाव के रूप में देखते हैं। यूरोप की प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में निगरानी और सैन्य अभ्यास के लिए सीमित संख्या में सैनिक भेजने का फैसला लिया। इसे किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई नहीं बल्कि डेनमार्क के समर्थन और क्षेत्रीय स्थिरता का संकेत माना जा रहा है। ग्रीनलैंड के भीतर भी अमेरिका के खिलाफ माहौल है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 85% लोग अमेरिका कब्जे या खरीद के विचार का विरोध करते हैं।